Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start history of English literature. If we are talking about history of English literature, there are different periods, you can say different genres which we study in history of English literature. Basically in history of English literature, we want to know that what is the origin of English language, from where it came and how it survived with the passage of time. So let's start with our first video. This is about the Anglo-Saxon or Old English period. If we are talking about the Anglo-Saxon और Old English period, इसको मतलब ये सबसे पुराना जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड, यानी जो सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट हुई है वो एंग्लो सैक्सन से ही स्टार्ट हुई है. इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है. इसका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो 450 टू 1050 तक है. एंड एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन को जो है डार्क एजेस भी कहा जाता है. चलें जी, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. वो कहता है जी, द अर्लीस्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंग्लो सैक्सन लिटरेचर ऑफ एंगल्स एंड सैक्सन, द एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस मच बिफोर द ऑक्यूपाइड ब्रिटेन. कहता है कि जो इंग्लिश लिटरेचर की पहली फेज जो है वो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के साथ शुरू हुई थी. एंगल्स और सैक्सन ये दो डिफरेंट जो है नेशंस थी, दो डिफरेंट ट्राइब्स थे. इनको जो है इंग्लिश नस्ल का जो है वो अबाव अजदाद कहा जाता है. इन्होंने जो है ब्रिटेन पे कब्ज़ा किया था और यहीं से जो है इन्होंने अपनी इंग्लिश का स्टार्ट. तो हम बात कर रहे थे कि उन्होंने जो है बरतानिया पे कब्ज़ा किया था. फिर वो कहते हैं कि इंग्लिश वॉज द कॉमन नेम एंड टंग ऑफ दिस ट्राइब्स. कि इंग्लिश जो है मतलब उन लोगों को कहा ही इंग्लिश मैन, इंग्लिश पीपल कहा जाता था. यही उनकी जो है कॉमन नेम भी उनका यही था, मतलब उन्हें इंग्लिश कहा जाता था, जिन्हें मतलब हम कहते हैं अंग्रेज़. तो यही उनको नेम भी यही था और टंग मतलब वो बोलते भी इंग्लिश लैंग्वेज थे, ये जो दोनों कबीले थे. वो कहता है कि बिफोर दे ऑक्यूपाइड ब्रिटेन, इससे पहले कि वो बरतानिया पे कब्ज़ा करते, दे लिव्ड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क. इससे पहले कि वो बरतानिया पे कब्ज़ा करते, वो जो है पहले साहल पे रहते थे, स्वीडन और डेनमार्क के साहल पे रहा करते थे. एंड लैंड विच दे ऑक्यूपाइड वाज कॉल्ड इंगल लैंड. तो वो सरजमीन जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया था उसका नाम जो है इंगल लैंड था, यानी इंग्लैंड जिसे अब हम कहते हैं ना, वो इंगल लैंड मतलब दो डिफरेंट वर्ड्स थे और अब हम उसे कंबाइन करके जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इंग्लैंड बोलते हैं. इट स्टार्ट्स विद 5th सेंचुरी एंड एंड्स विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066. कि मतलब जो इंग्लिश का स्टार्ट हुआ था वो 5th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था. एंग्लो सैक्सन का जो मतलब थी सक्सेस थी वो 5th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी. और नॉर्मन्स ने जब 1066 में आके जो है शिकस्त दी थी सेक्शंस को, तो तब जो है नॉर्मन यहाँ आ गए थे और तब इनकी सक्सेस यहाँ ख़त्म हो गई. वो कहता है कि दिस टर्म्स कम फ्रॉम टू, मतलब एंग्लो सैक्सन जो है ये दो ट्राइब से, ये टर्म जो है जर्मैनिक ट्राइब से ली गई है. एंगल्स एंड सेक्स, एंगल्स और सेक्सन दो डिफरेंट ट्राइब से. मोस्टली इनका हिस्ट्री में इन्हीं दो का जिक्र आता है, लेकिन वहाँ जब 450 में इन्होंने इंग्लैंड को फ़तह किया था तो वहाँ इनके साथ एक और जो है ट्राइब वो भी था, उनका नाम था जूट्स. एंगल्स, सेक्सन एंड जूट्स, इन तीनों ने मिलके जो है इंग्लैंड को फ़तह किया था. लेकिन जूट्स का मोस्टली नाम जो है मिसिंग होता है, उनका ज़्यादा नाम नहीं आता, ज़्यादा नाम जो है वो एंग्लो सेक्सन का ही आता है. फिर वो कहता है ओल्ड जो है एंग्लो सेक्सन है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ. द ओल्ड सेक्सन वर्ड एंगोल और ओंगल मीन्स अ हुक. मतलब वो कहते हैं अगर एंग्लो सेक्सन की बात करें तो एंग्लो जो वर्ड है इसका मतलब था हुक, यानी कुंडी लगाना. वो जो ऐसे मछली को फंसाने के लिए हुक लगाई जाती है ना, वो इसका मतलब वो था. एंड द इंग्लिश वर्ब एंगल इज़ यूज इनवेरेबली बाय वॉल्टन एंड ओल्डर राइटर इन सेंस ऑफ फिशिंग. कहता है कि अगर अब इंग्लिश को एज अ वर्ब एंगल को देखा जाए तो इसका मतलब यही होगा कि फ़िशिंग करने के लिए जो डिफरेंट तरीके यूज़ करते थे, ये वर्ड उस सेंस में यूज़ होता है. फिर वो कहता है कि द नेम सेक्सन फ्रॉम सी एक्स सेक्स अ शॉर्ट सॉवर्ड मीन्स द सॉवर्ड मैन. कहता है सेक्सन जो है एक छोटी तलवार होती थी, जैसे नेज़े होते हैं ना, उनको छोटी तलवार भी कहा जाता है. तो कहते हैं कि मतलब जो तलवार वाला आदमी होता था उसको सॉवर्ड मैन कहा जाता था. तो सेक्सन का मतलब ये है. By gradual changes, this became first Anglo-land, Anglo-land and फिर then England. वो कहते हैं कि मतलब क्या हुआ कि पहले एंग्ली
लॉन्ड मतलब ये वर्ड था, फिर इंग्ली लॉन्ड दूसरी तरह से, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते जो है ये इंग्लैंड बन गया था। वो कहता है कि उस वक्त जब मतलब एंग्लो सेक्सन का दौर था, एट दैट टाइम देयर वाज टू सोशल क्लासेस। तब दो सोशल क्लासेस होती थी, एक रूलिंग क्लास मतलब जो रॉयल फैमिली होती थी, जो हुक्मरानी कर रहे होते थे, उनको अर्ज कहा जाता था, और दूसरी लोअर क्लास होती थी मतलब जो काम करते थे, मजदूर होते थे, उनको चर्च कहा जाता था। फिर करेक्टरिस्टिक्स एंग्लो सेक्सन की क्या है कि दीज ट्राइब्स वर फियरलेस, एडवेंचरस एंड ब्रेव, एंड ड्यूरिंग लेटर द ईयर ऑफ रोमन ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटेन दे केप्ट द ब्रिटिश कोस्ट इन टेरर। कि मतलब ये लोग जो थे एंग्लो एंड सेक्सन, ये इतने ज़्यादा बहादुर थे और एडवेंचरस थे, मतलब नई नई जगहों पे जाना इन्हें पसंद था। और मतलब वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ रोमन ऑक्यूपेशन, जब इन्होंने रोमन पे भी कब्ज़ा कर लिया था और ब्रिटेन पे भी कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद क्या है कि जो ब्रिटिश कोस्ट था मतलब साहल था, वहाँ पे भी लोग इनसे डरते थे। लाइक अदर नेशंस दे सेइंग एट देयर फीस्ट अबाउट बैटल्स, गॉड्स एंड देयर इंसेस्ट्रल हीरोज एंड सम ऑफ देयर चीफ्स वर आल्सो बार्ड्स। वो कहते हैं कि जब मतलब इनकी कोई दावत होती थी, जब कुछ ये जीत जाते थे या जब किस चीज़ को ये मनाना होता था, तो क्या है कि ये सॉन्ग्स गाया करते थे, अपने हीरोज़ की बातें किया करते थे, गॉड की तारीफ़ें किया करते थे, जो इनके बाओ अजदाद में हीरो थे उनकी बातें करते थे। तो वो कहते कि मतलब इनके जो चीफ्स थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। इट वॉज इन दीज सॉन्ग्स ऑफ रिलीजन, वॉर एंड एग्रीकल्चर दैट इंग्लिश पोइट्री बिगेन इन द एंशियंट इंग्लैंड। वो कहता है कि इनके सॉन्ग्स ऑफ रिलीजन और जो जंग की, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें थी, पोइट्री थी, फिर ये इंग्लिश में स्टार्ट हो गई। वाइल ब्रिटेन वाज स्टिल अ रोमन प्रोविंस, जबकि बरतानिया, रोमन जो है अभी तक वो बरतानिया का प्रोविंस माना जाता था। वो कहता है कि जी उस ज़माने में क्या होता था कि चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था लोगों पे, कि मतलब वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जिस जगह से होते थे वो चर्च से होते थे। इसी वजह से क्या है कि मोस्ट ऑफ द वर्क केम फ्रॉम द चर्च, के जो ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा एंग्लो सेक्सन के पीरियड में आया है वो चर्च से आया है। थीम्स आर टेकन फ्रॉम रिलीजियस बुक्स, जो थीम्स हैं वो रिलीजियस बुक से लिए गए थे। स्टोरीज मोस्टली रिलेटेड टू द मिथ्स एंड लेजेंड्स, जो कहानियाँ उस वक्त बताई जाती थी वो या तो मिथ्स पे बेस करती थी या लेजेंड्स पे बेस करती थी। द लैंग्वेज दे स्पोक फॉर्म्ड इंग्लिश नोन एज ओल्ड इंग्लिश, जो इंग्लिश एंग्लो सेक्सन बोला करते थे उस इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। और अप टू द 7th सेंचुरी लिटरेचर वॉज ऑल औरल, के 7th सेंचुरी से पहले जितना भी लिटरेचर है उसको जो है वो सारा ज़ुबानी कलामी ही होता था, मतलब उस वक्त लिखने का कोई रिवाज नहीं था। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज लॉस्ट। यही वजह है कि सबसे बहुत ज़्यादा काम जो है वो लिखे ना जाने की वजह से ज़ाया होगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उसने काम किया तो मतलब वो लोग ख़त्म हो गए तो उसका काम भी ख़त्म हो गया। अगर तो लिखा होता तो वो सेव होता, चूँकि वो ऑरल था इसलिए वो ख़त्म हो गया। अब वर्क्स के बारे में बताया उन्होंने कहा कैडमन इज़ अर्लियर पोइट हुज नेम इज़ नॉन, क्योंकि चूँकि पहले का वर्क ऑरल थे इसलिए किसी का नाम भी नहीं पता होता था। कैडमन वो वाहद जो है पोइट है जिसका नाम सबको अभी तक पता है, मतलब इसका वर्क महफूज रहा है। साइन वुल्फ इज़ वन ऑफ द 12 ओल्ड इंग्लिश पोइट्स नॉन बाय नेम, वन ऑफ 4 हुज वर्क सर्वाइव्ड। वो कहता है कि जो साइन वुल्फ है वो 12 इंग्लिश पोइट में से एक है जिनका नाम पता है, और मतलब उन 4 में से लकीली है जिसका जो वर्क है अभी तक सरवाइव कर गया है, यानी बच गया है, हमारे पास रिटन फॉर्म में था इसलिए वो बच गया। फिर वो कहता है बी वोल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। जो बी वोल्फ पोएम है ये सबसे ज़्यादा अहम वर्क है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मतलब एंग्लो सेक्सन पीरियड में। उसके अलावा भी वो कहता है एक बुक थी दी वेंडर एंड दी सी फारर, ये बुक भी जो है अभी तक सेव है। फिर बी वोल्फ के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि बी वोल्फ क्या है। मतलब बी वोल्फ वो पोइम थी जो सर्वाइव कर गई थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम ऑफ दिस पीरियड इज़ बी वोल्फ। इट इज़ अ टेल ऑफ एडवेंचर्स ऑफ बी वोल्फ, द हीरो हु इज़ द चैम्पियन, अ सेलर ऑफ मॉन्स्टर्स। The incident in it are such as may be found in hundred of other stories, but what make it really interesting and different from later romances is that it is full of all sort of references and allusion to great events, to the fortunes of the king and nations. देयर इज़ दस अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वो कहते हैं इसका बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है
क्योंकि इसमें उन्होंने शिवलरी को डिस्कस किया हुआ है, उसकी बहादुरी को डिस्कस किया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ब्रेव पर्सन था। बीवॉल्फ जो था वो हीरो था, किस तरह से उसने मॉन्स्टर्स को जाके शिकस्त दी थी। मॉन्स्टर्स मतलब ये समंदर में रहते थे, वहाँ एक जगह थी जहाँ ये लोग जश्न मनाने जाया करते थे। तो क्या है कि वो मॉन्स्टर किसी को भी नहीं छोड़ता था, तो जो भी वो जाता था वहाँ वो उनको मार देता था। लेकिन जब बीवॉल्फ ने उस जगह के बारे में सुना था तो इसने कहा था कि ये ज़रूर वहाँ जाएगा। तो बीवॉल्फ वह था जो वहाँ पे गया और इसने उन मॉन्स्टर्स को शिकस्त दी, और ये बहुत ज़्यादा बहादुर माना जाता है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस वजह से उन्होंने बताया कि यूजुअली उनकी हिस्ट्री में वो अपने हीरोज़ की इसी तरह से तारीफ़ें किया करते थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।